सो व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को पास करना आप सभी को एक नज़र में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और इस मुश्किल को आसान करने के लिए परीक्षा मंथन आपके लिए लेकर आया है अभ्यास बैच, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, अभ्यास बैच, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, इस सीरीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। जीके जीएस की वो सीरीज जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के जितने भी पेपर हैं उन सारे पेपर्स को मर्ज करके और जितने अपकमिंग पेपर्स आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को उठा करके आपके सामने लेकर के आए हैं, एक पूरी सीरीज बना करके। और आपसे उम्मीद है कि आप इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस, और इसमें स्टार्ट हम करेंगे विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल, जिसके रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पता तो होती हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ आप लोग डिसबैलेंस फील करते हैं। उन सारी चीजों को क्लियर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्लासेस अभी स्टार्टिंग में आपको अल्टरनेटिव डेज पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस जैसा भी मतलब होगा, जिस तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे हम लोगों को, उसी तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए बिना किसी बात के और बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट हम करेंगे, जिसके बारे में सिलेबस हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको आप सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से रिलेट करके हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस को भी डील करेंगे एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे हम लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। तो तुरंत तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को डील करने के। जो ही आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, तुरंत आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। द क्वेश्चन इज, तारे का रंग क्या इंगित करता है? तारे का जो कलर होता है ये किस चीज के बारे में बताता है? सूर्य से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या तापमान। और आप सभी को पता है, जब भी हम तारे के कलर की बात करते हैं, यानी तारों का जो रंग है, ये हमेशा तापमान के बारे में बताता है। आप सभी को पता है, जब भी कोई सबसे नवीनतम तारा होता है या युवा तारा होता है या बहुत ज्यादा गर्म तारा होता है तो इसका कलर दिखाई देता है नीला। और जैसे जैसे ये बूढ़ा होते जाता है, जिस तरीके से इसके धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होते जाते हैं, इसका कलर होने जाता है रेड कलर, यानी कि लाल कलर ये धीरे धीरे होने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताने में अक्सर याद तो रहती है, पता रहती है, लेकिन क्वेश्चन से कैसे रिलेट करें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और इस तरीके से हम लोग आपके सामने भी रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन, देन यहाँ पे आपके आंसर और इसके बाद यहाँ पे आपकी व्याख्या, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें और इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके वाले क्वेश्चंस में से उठा करके हम लोग लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आपसे आता है, सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? देखिए, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया किससे? विश्व भूगोल में ब्रह्मांड और सौरमंडल से। ये हमारा पहला चैप्टर था, जो कि हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ये जो हमारा आकाशगंगा है, इसकी चक्कर लगाने के लिए जो सूर्य है, ये कितना समय लगाता है? ये क्वेश्चन हमारा है। टोटल सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर, 25 करोड़ साल में हमारा सूरज जो है एक चक्कर पूरा करता है आकाशगंगा का, जो कि आप याद करके रखे रहेंगे। ये सभी वन लाइनर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? और जब भी हम सबसे चमकीले तारे, सौरमंडल के सबसे चमकीले तारे की तो बात कर नहीं सकते हैं, जस्ट बिकॉज सौरमंडल का पार्ट क्या है? हमारा सूरज। और सूरज ही वो तारा है जो कि सौरमंडल का एक तरीके से मुखिया बोला जाता है। इसके अलावा जब हम बोलेंगे सूरज के सबसे पास में सबसे चमकीला तारा या सौरमंडल के पास में सबसे चमकीला तारा, तो ये आ जाता है साइरस, या फिर डॉग स्टार के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी व्याख्या भी यहाँ आपको मिल जाएगी। साइरस या डॉग स्टार जो है, ये 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 लाइट ईयर्स इसकी दूरी है, डिस्टेंस है हमारे सूरज से। और सूर्य के लगभग 2 गुने मास का, यानी कि 2 गुने ये जो इसके द्रव्यमान है, उस तरीके से ये इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं।
कुछ चीजें आपको और दिखाई देंगी जब भी हम लोग बात करते हैं साइरस या डॉग स्टार की। तो ये क्या है, सूरज के सबसे ज्यादा पास का सबसे चमकीला तारा के रूप में जाना जाता है। यहीं पे आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, ये सारे सेंचुरीज ये सभी तारे के ही पार्ट हैं, जिसमें कि आपको अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये 3 तारे एक पास दिखाई देंगे। सूरज के सबसे पास का तारा जब भी हम कहते हैं, देखिए पास का सबसे चमकीला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये आपको साइरस या डॉग स्टार दिखाई देगा। और जब भी हम बात करते हैं सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो ये हो जाता है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ये अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। इसके अलावा हम लोग जब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन है यह तथ्य कि सूरज सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत आंसर करेंगे। किसने प्रदर्शित किया था सबसे पहले कि ये जो ग्रह है हमारे, ये सर सूर्य जो है ये ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि ये जो ग्रह जो हैं, ग्रह नॉर्मली क्या है, सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यानी कि दीर्घ वृत्त बनाते हैं, नॉर्मल सा वृत्त नहीं बनाते हैं। ये किसने खोज की थी? 4 ऑप्शंस, गैलीलियो, मार्टिन लूथर, जोहानस कैप्लर या कॉपरनिकस। और जब भी हम बात करते हैं कुछ अपने परियोजना, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे कुछ थॉट्स प्रोसेस सामने आ जाती हैं कुछ हमारे यहाँ पे, जैसे कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा वगैरह। तो यहाँ पे 2 अवधारणाएं हमको दिखाई देती हैं, जिसके बारे में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और जिसको हम लोग डील भी करेंगे। एक होती है हमारी जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब क्या है? एक अवधारणा आई थी जियोसेंट्रिक, जिसको कि टॉल्मी ने लॉन्च किया था। टॉल्मी ने बताया था क्या कि ये जो जियो है यानी कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारी चीजें इसकी परिक्रमा करती हैं। ये सभी जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा, जो कि गलत सिद्ध हुई थी। इसके बाद से हेलियोसेंट्रिक अवधारणा एक आई थी, जिसके अनुसार किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था कि केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में, और पृथ्वी और सभी ग्रह इसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था हेलियोसेंट्रिक का, और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के तहत कॉपरनिकस इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने भी लगाया होगा, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? मतलब ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कौन सा वो एविडेंस लेकर के चलते हैं जिसके बेस पे ये बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आपको सभी को पता है, जब भी सूरज का या फिर किसी तारे का निर्माण होता है, या फिर हमारे ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ था बिग बैंग थियरी से, आपको पता है 2 बहुत बड़े बड़े पिंड आपस में जब टकराते हैं तो फिर उसके बाद से बिग बैंग की घटना होती है। ये एक कॉन्सेप्ट भी बनाया गया था, बिग बैंग की परिघटना, जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। इसको प्रूफ कैसे किया गया था? फर्स्ट स्टेटमेंट बताता है अंतरिक्ष में सूक्ष्म क्या तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों का पता चलना, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा बता रहा है क्या? अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ठीक है। तीसरी है अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, और चौथा बता रहा है आंतरिक में क्या है? अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है, ये एकदम रियलिटी पता चलती है। हाँ ठीक है, सूक्ष्म तरंग है, इस वजह से क्या है हमारा धीरे धीरे अंतरिक्ष क्या है? प्रसार करता चला जा रहा है। जब भी हम बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट की, तो अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, धीरे धीरे वही फैलने की बात, तरंगों का धीरे धीरे फैलना, ये आ गया आपका सेकंड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आता है अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, ये किसी भी तरीके से बताता नहीं, क्षुद्र ग्रह चारों तरफ पूरी तरीके से घूमते रहते हैं, तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथे की बात की जाए तो अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना, ये भी माना जा सकता है क्या है? निरंतर विस्तार का एक तरीके से कारण। तो देखिए कौन सा 1, 2 और 4 सही है, लेकिन 1 और 2 का स्टेटमेंट है, 1, 2 और 4 का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। केवल 2 तो होगा नहीं, 1, 3 और 4 होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो है ही नहीं। 1 और 3, 1, 2 और 4 हमारा सही है, लेकिन 1 और 2 का ही ऑप्शन है, तो सिर्फ 1 और 2 यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम लोग आंसर कर देंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिसको दिक्कत हो तुरंत रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, व्याख्या को पढ़ेंगे, मेरा समझाया हुआ नहीं समझ में आएगा, लिख करके तो पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जरा बताइए, देखिए तो कौन सा कथन सही है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग सबसे पहले डील करेंगे अपने सौर मंडल को। और सौर मंडल आपके सामने कैसे दिखाई देता है? जब भी हम सौर मंडल बनाते हैं तो ये हो जाता है हमारा कौन सा? ये हो जाता है हमारा सूरज, ठीक है।
सबसे पास का ग्रह है जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं, इंग्लिश वाले मरकरी जानेंगे। इससे पास में जो ग्रह है दूसरे नंबर पे, जिसे हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं, इंग्लिश वाले वीनस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जिसे कि हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा मार्स यानी कि मंगल ग्रह के नाम से। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह की पट्टिका, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इसको एकदम याद करना है आपको। ये सभी चारों क्या है, हमारे आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, हमारे आंतरिक ग्रह के रूप में या पार्थिव ग्रह के रूप में, पृथ्वी तुल्य ग्रह के रूप में ये माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुरंत बाद में आता है हमारा बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, जुपिटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न यानी कि शनि, तो शनि को हम लोग सैटर्न के नाम से जानते हैं। जस्ट इसकी ही बात तुरंत यूरेनस, एंड इसके बाद कौन सा, नेपच्यून आता है, यानी कि अरुण और वरुण आता है, यूरेनस और नेपच्यून आता है। इस सीरीज को आप लोगों ने याद कर लिया, बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, पृथ्वी तुल्य ग्रह, बृहस्पति तुल्य या फिर जोवियन ग्रह, ये सारी चीजें आप लोग देख ली हैं। इसी में पूछ रहा है ये जो शुक्र है, हमारा शुक्र है, सारे जितने भी ग्रह हैं वो दूसरी तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये शुक्र की परिक्रमा और यहाँ पे आपको जो यूरेनस की परिक्रमा दिखाई देगी ये उल्टी दिखाई देगी। बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ऐसा होता है या नहीं होता है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो बिल्कुल होता है। शुक्र और यूरेनस जो है ये पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, बिल्कुल सही है। सबसे निकटतम ग्रह जो है पृथ्वी का ये शुक्र है। मंगल से दूरी थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है, शुक्र के पास दूरी कम पड़ती है। तो कहोगे सर तो हम लोग मंगल पे क्यों बार बार भेजते हैं, जस्ट बिकॉज जब हम शुक्र की तरफ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 98% यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति, आदमी मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट मंगल ग्रह पे ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां पे इंसान सरवाइव कर सकता है। इस वजह से मंगल ग्रह पे बहुत सारे मिशन हम लोग सेंड करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी हाल ही में देखा था, कौन सा हमारा एक मिशन भेजा गया था अमेरिका की तरफ से, परसिवरेंस मिशन। परसिवरेंस मिशन में परसिवरेंस नाम का पहला रोवर उतार दिया गया था, कहां पे, मंगल की सतह पे। इसके बाद कहां पे, चाइना ने भी सेंड किया अपना एक मिशन, तियानवेन-1 मिशन, इन्होंने अपना कौन सा, झुरोंग नाम का रोवर निकाल दिया। इसके बाद यूएई भी लॉन्च करने वाला है अपना मंगल मिशन, कौन से नाम से, होप के नाम से। तो ये सब कुछ आप रिलेट करके थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं जियोग्राफी, तो जियोग्राफी ही डील करेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा सर, पहला दूसरा दोनों सही, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत लगाइएगा, आप लोगों ने लगाया होगा, उम्मीद है लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आप लोगों को एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशंस में दिखाई देते हैं, हालांकि यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछ देता है। क्वेश्चन दिशा से रिलेटेड है, आपको बस टाइम टेकिंग के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक व्यक्ति है, काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नॉर्मली ध्यान में रखिएगा, पूरब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पूरब यानी कि जब भी हम लोग ऐसे नॉर्थ कर लेंगे तो नॉर्थ इधर हो गया आपका साउथ, एंड इन दोनों की तरफ आप लोग देख लेंगे ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ, ऐसे आप लोग ध्यान दे देंगे, ठीक है, ऐसे बना लेना है आपको। फिर उसके बाद उसके पास कोई भी कंपास नहीं था और उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसे गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना सबसे अधिक सुविधाजनक होगा। ऑप्शन ए बताता है ध्रुव तारे की दिशा में चलें तब तो सर उत्तर पहुंच जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चलें तब तो दक्षिण पहुंच जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके चलें, भाई ध्रुव तारे को अगर बाईं तरफ रख करके चलेंगे तब तो पूरब पहुंच जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आखिरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाए वहीं पे ब्रेक करके अगले आंसर की तरफ आप लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये जो धूमकेतु होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है सर, पता था। तो इसमें अंतर जो होता है, कौन सी लाइन है जो इसको पूरी तरह से डिफाइन कर रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं, भाई प्लैनेटॉइड जान लो, ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। क्या है, क्षुद्र ग्रह प्लैनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होती हैं। हिम शीतित गैसें नॉर्मली जान लो आप लोग क्या है, बर्फ और गैसों का जो पूरी तरीके से संग्रह होता है, हिम शीतित गैसें कहते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये हो गया सर, सही है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, पहला वाला सही हो गया। सेकेंड बोल रहा है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, ठीक है।
बृहस्पति और मंगल के बीच में तो पाए जाते हैं, कुइपर बेल्ट में भी पाए जाते हैं, हालांकि बृहस्पति की कक्षा में भी पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, शुक्र और बुध के बीच में धूमकेतु पाए जाते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नहीं ये सही है। थर्ड नंबर पे धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्रग्रह या नहीं दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। धूमकेतु का क्या है, एक पुच्छ होता है, धीरे धीरे इस तरीके से आप देखोगे क्या ऐसे ऐसे आसमान में आपको दिखाई देगा, इस तरीके से ये जो है पुच्छ छोड़ते हुए जो आगे जाता है ये धूमकेतु कहलाता है, ठीक है। जैसे हेलेन नाम का एक धूमकेतु है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और क्षुद्रग्रह की बात की जाए तो ये ऐसा पुच्छ नहीं दर्शाता है, बिल्कुल सही, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो 76 ईयर के बाद दिखाई देने वाला हमारा हेले नाम का उपग्रह है, ये कब दिखा था लास्टली ये 1986 में दिखा था, 1986 में दिखा था। इसमें सर आपको करना है 76 ऐड और आप बताएंगे कि ये अब अगली बार कब दिखेगा, ये आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में छापना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है पूछ रहा है, क्या सही नहीं है, ध्यान रखिएगा सही क्या नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोलता है मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। दूसरा बोल रहा है क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहा है बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिकों जिसे मीथेन से भरपूर है। और चौथा बोलता है कि बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह हैं और शेष सभी बाहरी ग्रह हैं। बहुत ही ज्यादा एकदम माइनर सा थोड़ा सा फॉल्ट किया है इसमें। अब तुरंत आप लोग आंसर कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम सही आंसर कर रहे होंगे। पहले को देखते हैं, लाल ग्रह है मंगल, बिल्कुल सही सर। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। शुद्ध ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, अभी तो मैंने आपको बताया शुद्ध ग्रह पट्टिका के बारे में। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, बिल्कुल, श्वसन संभव नहीं है, इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिकों जैसे मीथेन से भरपूर है, बिल्कुल सही है। डी की बात करें, बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति नहीं सर, बुध शुक्र मंगल और ये जो पृथ्वी है ये चार ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति तो बाहरी ग्रहों की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे हमारा डी जो है ये पकड़ा गया, छोटी सी गलती करके पकड़ा गया, एंड द आंसर इज डी, जो कि सौरमंडल के संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, जरा देख लेते हैं कौन कौन से कथन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखिए ये प्रीलिम्स के, मैंने कहा कि आपकी प्रैक्टिस करानी है और क्वेश्चन से आपको हैबिचुअल करना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाना है। आपने पढ़ा बहुत कुछ होगा इसमें, नो डाउट आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ने के बाद जरा एक बार चेक कर लेते हैं क्या करना है। अगली बार जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको मैं अभी आपको बता दूंगा और अगली बार आप लोग पढ़ करके आइए और फिर उसके बाद से उससे देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ कर पाते हो, ठीक है। बस अभ्यास बैच है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, सबसे बड़ा मात्रक कह रहा है। दूसरा है, एक खगोलीय इकाई धरती व सूर्य के बीच में औसत दूरी के बराबर होती है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं, एक खगोलीय इकाई, एक एयू की बात कर रहे हैं, ठीक। तीसरी की बात, एक उप खगोलीय इकाई जो है, उप खगोलीय इकाई ये धरती और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी के बराबर है। ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया होता है, मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। आंसर नंबर ए बोलता है 1 और 2 सही है, बी बोलता है केवल 2 सही है, सी बोलता है 1 और 3 सही है और डी बोलता है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा सर, तुरंत लगाइए। मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना कार्यक्रम तुरंत आंसर करते रहिए, मैं देखूंगा आपके सारे आंसर्स को। तो देखिए सर, ये जो आपको सबसे बड़ा मात्रक दिखाया जा रहा है, कौन सा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कभी भी सबसे बड़ा मात्रक नहीं माना जाता है, सबसे बड़ा मात्रक जो हमारे दूरी का है ये प्रकाश वर्ष नहीं होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, तो पहला तो गलत हो गया, सेकंड क्या, एक खगोलीय इकाई धरती और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, बिल्कुल सही। नंबर थर्ड है, एक उप खगोलीय, सर ये क्या होता है, उप खगोलीय इकाई धरती और चंद्रमा, ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया गया है, सो थर्ड भी आंसर गलत है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, मतलब सेकंड नंबर आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। ये भी याद करना हो, देख सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने सौर धब्बे की बात कर रहा है। सौर धब्बे के बारे में पहले हम लोग सौर धब्बे को समझ लेंगे, उसके बाद आंसर भी करेंगे। सौर धब्बे देखिए किसमें कौन सा सही है कथन, इसके बारे में पूछ रहा है। सौर धब्बे जो हैं ये सूर्य के
प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल का मतलब क्या है अभी हम लोग आगे समझेंगे, प्रकाश जहां से दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रकाश मंडल होता है जहां से प्रकाश की चमक दिखाई देती है, एक वर्ण मंडल होता है जो कि बताता है इसका कलर कैसा है, किसके, सूर्य के तरंगों का, ये बताता है। तो फर्स्ट नंबर, सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा बोला है सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं। तीसरा बोला है सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पे आने वाले जो अवरक्त विकिरणों की मात्रा है ये सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। और चौथा बोलता है सौर धब्बे स्थायी नहीं होते हैं और ये समय के साथ बनते और नष्ट होते रहते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। सेकंड बोलता है सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों का केंद्र होते हैं, ठीक है, तीव्र चुंबकीय गतिविधियां तो इसमें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड है सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों, अवरक्त विकिरण नहीं होते हैं यानी कि इंफ्रारेड किरण नहीं होती हैं, यहाँ पे यूवी रेज होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनकी मात्रा बहुत अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर, सौर धब्बों में क्या है, सौर धब्बे स्थायी नहीं होते हैं, समय के साथ बनते और नष्ट होते रहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 4 कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने लगाया, 1 नंबर बढ़ा लो अपना, ठीक है, 1 नंबर बढ़ा लो आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर जरा विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लिया जाए, विचार करने की बात है। विचार करने की बात कर रहा है कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, कोर, ये सभी जो हैं कौन सी, क्या इनमें से कौन सा सौर संरचना के अंग हैं। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 4 और 5 या 2, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जब भी सूर्य की बात करते हैं, देखिए सूर्य की बात जब हम करते हैं तो एक एक चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे, एक एक चीज। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जब भी हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य में आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले जो भी इसका केंद्र होता है, केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्र को हम लोग बोलते हैं इसे कोर। और कोर का तापमान कितना होता है, कोर का तापमान मैंने आपको बताया था 5.6 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको लगभग कई बार बता चुका है, तो इसको आप लोग चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 10⁻4 मतलब इसको क्या है, कोर का तापमान नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। चलिए 1.5 इंटू 10⁻7 है, ये इसका क्या, कोर का तापमान होता है, जिसको कि केंद्र का तापमान कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या, कोर, यानी कि ये तो सूर्य का पार्ट हो गया, पहला वाला सही हो गया, कौन सा, कोर, ठीक, पांचवा सही है। इसके अलावा कोरोना क्या होता है, जब भी सूर्य ग्रहण लग जाता है तो कुछ इस तरह की चीज हमको दिखाई देती है, यानी कि कोरोना यानी कि क्या, एक तरीके से सूर्य किरीट के रूप में इसको दिखाई देते हैं। ये पूरा आपको क्या है, ढका हुआ दिखाई देगा और सिर्फ साइड के रिंग आपको दिखाई देंगे, बीच में पूरा क्या है, चंद्रमा ढक लेता है इसको, नॉर्मली ढक तो पाता नहीं है लेकिन ढक लेता है, ऐसा दिखाई देता है और साइड की चीजें दिखाई देती हैं, इसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो सर ये भी सूर्य से रिलेटेड है। इसके अलावा क्रोमोस्फीयर की बात करें, क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल सूर्य के कलर के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। फोटोस्फीयर की बात करें, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल को कहते हैं, सूर्य की चमक के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। लेकिन यहीं आ जाता है मेसोस्फीयर, पकड़ा गया मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो मेसोस्फीयर किसका, ये हमारे वायुमंडल का पार्ट है। जब भी हम वायुमंडल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वायुमंडल, ध्यान रखिएगा, जब भी हम वायुमंडल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वायुमंडल में आपको सबसे नीचे मिलता है कौन सा, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है समताप मंडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बीच में क्या होता है, इसके ऊपर मध्य मंडल को क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर, यही पूछा था मेसोस्फीयर। इसके ऊपर क्या होता है आपका आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है हमारा, ये होता है बहिर्मंडल, यानी ये वायुमंडल का पार्ट है और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन मंडलों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपसे वायुमंडल से अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। सो द आंसर इस, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये जो आपका दिखाई दे रहा है मेसोस्फीयर यानी 4 को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, यानी कि 1, 2, 3 और 5, ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी सूर्य के पार्ट हैं। सो द आंसर नंबर इज, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जितने लोगों ने लगाया है तुरंत 1 नंबर बढ़ा लेंगे अपना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ये सभी आपको डिफाइन करके यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आया कुइपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कुइपर बेल्ट की बात कर रहा है। तो सर पहला बताता है उष्मा तरंग क्षेत्र का एक बेल्ट है जो उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाया जाता है, ऐसा है क्या, मैंने तो ऐसा नहीं सुना।
प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र है जिसमें प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, जिसे प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। ऐसा है कि नहीं आप लोग बताएंगे। थर्ड है डोल्ड्रम का एक अन्य नाम। फिर चौथा है अश्व अक्षांश का एक अन्य नाम। तो देखिए तीसरा बी गलत है, सी गलत है, ए भी गलत है। आप सभी को पता है जब भी हम कुइपर बेल्ट की बात करते हैं या क्यूपर बेल्ट की बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, सौरमंडल। सौरमंडल का ये हमारा सूरज हो गया। सूरज में फर्स्ट नंबर पे कौन सा हमारा बुध यानी कि मरकरी, सेकंड पे कौन सा है शुक्र यानी कि वीनस, थर्ड पे कौन सा है पृथ्वी यानी कि अर्थ, फोर्थ पे कौन सा है मार्स यानी कि मंगल। यहां पे आता है हमारा क्षुद्र ग्रह पट्टिका जिसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन सा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इसके बाद आता है हमारा सैटर्न यानी कि शनि, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून और यहीं पे फिर प्लूटो आ जाता है। प्लूटो क्या हमारा बौना ग्रह है जिसको कि हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखे हैं। 2006 में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन करके, सिर्फ आठी ग्रह बना दिए गए, ग्रह का दर्जा छीन करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह बना दिया गया। इसी के पास आता है कुइपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट जहां पे भी क्षुद्र पट्टिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, प्लैनेटॉइड्स पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछ दे ये जो आपका प्लूटो है यानी कि जो यम है, इस यम के अलावा और कौन कौन से हमारे सौरमंडल में बौने ग्रह पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बौने ग्रहों में आपका सिरस, इरिस, इसके अलावा मेक, फिर उसके बाद आपका होमियम, ये चार आपके और आ जाते हैं। इसके अलावा प्लूटो तो याद रखेंगे, कौन सा प्लूटो, मेक, इरिस, सिरस और होमियम, ये पांच हमारे कौन से पाए जाते हैं, ये पांच हमारे बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। आंसर हो गया, आंसर एग्जैक्टली बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कोई भी कभी भी गलती नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा भी आप लोग पढ़े रहोगे तो भी इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी जिसने लगाया एक नंबर बढ़ाओ अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए सर विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ये जो जोवियन ग्रह होते हैं, जोवियन ग्रह होते हैं क्या, जोवियन ग्रह जो हमारे बाहरी ग्रह होते हैं बृहस्पति तुल्य यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों की बात की जा रही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन चारों ग्रहों की बात की जा रही है। ये जो जोवियन ग्रह हैं ये चट्टानों और धातुओं से निर्मित होते हैं, ऐसा सही है क्या। और दूसरा बोल रहा है स्थलीय ग्रह जिन्हें हम लोग पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहते हैं, ये क्या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये क्या पृथ्वी के अलावा जो भी पृथ्वी के आसपास रहते हैं यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, चार ग्रह कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों ग्रहों के बारे में बता रहा है कि ये हीलियम और हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल होता है यहाँ पे। अब देखिए कौन से सही है, इसमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, या ना तो एक ना तो दो सही है। देखते हैं कौन कौन ने किसने क्या है सही आंसर दिया है। आप लोग आंसर करते रहेंगे, मैं देखूंगा इसको, चिंता ना कीजिएगा, मैं इसको भी आंसर कर रहा हूं। देखिए आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल गलत कर दिया है। जोवियन ग्रह की बात की जाए तो ये हीलियम और हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल ये होता है, और जब भी स्थलीय ग्रहों की बात करें तो ये चट्टानों और धातुओं से निर्मित होती है। तो उल्टा हो गया यानी कि दोनों गलत है। तो क्या ए, बी और सी है गलत, और ना तो एक ना तो नहीं दो, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों ने लगाया एक नंबर बढ़ाएंगे और यहां से डिटेल पढ़ लेंगे अपने आप सारी चीजों के बारे में। जो भी हमारे ग्रह हैं पूरे ग्रहों के बारे में हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं, और आपको यहाँ पे ग्रहों के बारे में मैं बता भी सकता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अभी कई बार डील कर लिया। इसमें हम लोग जो भी आंतरिक ग्रह होंगे हमारे, इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे कौन, पृथ्वी तुल्य ग्रह। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इसमें सबसे बड़ी होती है, मंगल भी छोटा होता है, शुक्र भी छोटा होता है और हमारा बुध भी छोटा ही होता है। और दूसरे कौन से हमारे बृहस्पति तुल्य या फिर जिसको जोवियन ग्रह बोलते हैं, ये सारे ग्रह इसमें क्या है, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। इसके अलावा शनि की बात की जाए, यूरेनस और नेपच्यून की बात हो जाए, ये सभी छोटे ग्रह होते हैं। हालांकि ये विशाल ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब विचार कीजिए, सब लोग एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन सिंपल सा है, दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करते हैं। दृश्यमान पदार्थ की बात कर रहा है। और सेकंड की बात, ब्रह्मांड के विस्तार के लिए गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है। गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। उपरोक्त कथन में से कौन सा एक सही है, केवल एक,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो नहीं 1 ना ही 2। अब देखिए इसका आंसर करने के लिए मुझे पता है कि आप लोग आंसर करेंगे, थोड़ा सोचिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए, सही कीजिए गलत कीजिए जो भी कीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। जिसका सही होगा वो 1 नंबर अपना बढ़ा लेगा। सबसे पहले बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है ये डार्क मैटर से सबसे ज्यादा बनी हुई है। डार्क मैटर का मतलब क्या है? कृष्ण ऊर्जा, डार्क एनर्जी से सबसे ज्यादा बनी हुई है। 68% इसमें डार्क एनर्जी लगी हुई है। तो सर अगर दृश्यमान पदार्थ की बात कीजिए सिर्फ 5% वो पूरा कंटेन करता है हमारे ब्रह्मांड का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जब भी हम देखेंगे डार्क एनर्जी सबसे अधिक, फिर उसका डार्क पदार्थ यानी कि डार्क मटेरियल मैटर जो है ये 27%, 5% हमारा दृश्यमान पदार्थ। तो देखिए पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक। दूसरे की बात की जाए तो गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है ब्रह्मांड के विस्तार के लिए, बिल्कुल सही है। गुप्त ऊर्जा ही उत्तरदायी है पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो ऊर्जा है अंतरिक्ष का अपना एक गुण दिखाई देती है, मतलब कि अंतरिक्ष के विस्तार के साथ ये समाप्त नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे अधिक अंतरिक्ष अस्तित्व में आता है यह ऊर्जा और अधिक मात्रा में उपलब्ध होती जाती है, नतीजन ब्रह्मांड का और अधिक विस्तार होता है। यानी कि ये जो गुप्त ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका सही होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा सही हो जाएगा? ए गलत है और बी सही है, यानी कि केवल 2 सही है। जितने लोगों ने बी लगाया था तुरंत सभी लोग ताली बजाओ उनके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामने आपके, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों से स्थलीय ग्रहों को अपना मौलिक वायुमंडल खोने में सहायता मिली, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्थलीय ग्रहों ने क्या है अपना मौलिक वातावरण खो दिया? मौलिक वातावरण यानी कि इनके जो पहले से वातावरण थे। तो सूर्य से निकटता, पहली चीज सूर्य से निकटता की वजह से ऐसा हुआ क्या? लघु आकार की वजह से ऐसा हुआ क्या? तीसरी, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ऐसा हुआ क्या? 4 ऑप्शन आपके सामने, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या केवल 1, 2 और 3। अब केवल क्या करना है उसमें तो सभी स्टेटमेंट को दे दिया गया है। तुरंत विचार करेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा डील करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी देख लेंगे और आंसर भी कर देंगे। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो जो सूर्य के निकट जो सौर हवाएं चलती हैं ये बहुत तेजी से थी। सौर हवाएं, सोलर विंड्स की बात करते हैं, इसीलिए उन्हें स्थलीय ग्रहों से भारी मात्रा में जो गैस और धूल हैं इनको उड़ा करके लेता गया। गैस और धूल हैं उनको उड़ा करके ले गया, यानी कि इनका क्या है, इनके मौलिक जो इनके कौन से थे मौलिक वायुमंडल ये गायब हुआ। उसमें थोड़े से इसमें फैक्टर हैं सूर्य से निकटता की वजह से। नेक्स्ट बताता है लघु आकार, तो सर सेकेंड पे बोलता है ये जो स्थलीय ग्रह छोटे होते हैं अपने निम्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इनमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, छोटे होते हैं, इस वजह से बाहर जाने वाली जो गैसें हैं इन गैसों को अपने क्षेत्र में नहीं रोक पाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी सही है। तो सर ये वायुमंडल बच कैसे गया? तो सर धरती पे या फिर जितने भी पृथ्वी तुल्य ग्रह हैं या फिर जो भी आंतरिक ग्रह हैं इन सभी ग्रहों पे जो हमारा वायुमंडल बचा ये ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बचा, क्योंकि जो ये हमारे सौर हवाएं हैं समान रूप से जोवियन ग्रहों और गैसों को हटाने में पर्याप्त हैं। सक्षम है तीव्र नीति नॉर्मली हम लोग जान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं इसमें वायुमंडल को सौर हवाओं से उड़ाए जाने से बचाने से मदद करते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि पृथ्वी पे चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना ये भी एक अनोखा गुण ही है पृथ्वी का, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी हमारे वायुमंडल के कुछ जो इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं वो रुक करके एक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग वायुमंडल भी एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इन चीजों को और डिटेल में समझेंगे। जितने लोगों ने आंसर किया था 1 और 2 सही हैं, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने बनाया तुरंत 1 नंबर बढ़ाएंगे अपना, देखते हैं लास्ट में पूछूंगा किसने कितना सही किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है? अभी तो पढ़ाया, तुरंत आंसर करो, कोई गलत नहीं करेगा। इसका तो गलत करना ही नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं। पृथ्वी तथा मंगल, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा शनि, अरुण तथा वरुण, चारों में से कीजिए आंसर। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का और मुझे उम्मीद है आप लोग गलत नहीं करेंगे। पृथ्वी और मंगल के बीच में कुछ पाया जाता है क्या? नहीं सर। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पाया जाता है क्या? ये आप लोग बताएंगे। बृहस्पति और शनि के बीच में कुछ पाया जाता है क्या? नहीं सर। अरुण और वरुण के बीच में कुछ पाया जाता है क्या? नहीं सर। अब आप लोग आंसर करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। प्रकाश चक्र, प्रकाश चक्र का मतलब क्या होता है? जितने लोगों ने पढ़ा है वो लोग तुरंत आंसर कर देंगे। प्रकाश चक्र पृथ्वी के गोलार्ध का वह भाग है जिसे एक निश्चित समय में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है।
यानी कि जो हमारा अर्थ है निश्चित समय में सूर्य का इधर का थोड़ा सा प्रकाश प्राप्त हुआ, फिर घूमते घूमते इधर का पार्ट प्राप्त होता है, फिर इधर का पार्ट प्राप्त होता है, फिर इधर का पार्ट प्राप्त होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं चारों पार्ट जो हमको दिखाई देगा, कौन से हमारी पृथ्वी का 4 पार्ट में अगर हम बांट दें तो हमको इस तरीके से ये पृथ्वी दिखाई देती है। तो यही होता है प्रकाश चक्र। तो कह रहा है सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, एक पूरी एक लगभग साइकिल बना दी जाती है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट, जब पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर सूर्य सीधे ऊपर होता है तो इसे उपसौर बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए पहला या दूसरा कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक सही है न तो दूसरा सही है। आंसर कौन सा होगा? आंसर सर सिंपल सा है। क्या है सर? सर पता है आंसर जो है पहला वाला बिल्कुल सही है। ये गोलार्ध का वो भाग है जो कि पूरी तरीके से क्या है, एक तरफ प्रकाश करता है फिर दूसरी तरफ अंधकार करता है, ये साइकिल चलते जाता है। अच्छा दूसरे के बारे में बताओ। दूसरा भी सही है सर। कैसे? ये जो पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर जब सूर्य सीधे ऊपर होता है तो इसे उपसौर बिंदु ही कहते हैं। ये वही एकल बिंदु के रूप में जाना जाता है। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। यानी कि कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा हमारा जिसमें लिखा होगा कौन सा? जिसमें लिखा होगा हमारा दो चीजों के बारे में। दो चीजों में कौन सा? एक और दो के बारे में, यानी कि एक और दो दोनों सही है जिसमें, वही तुरंत तरीके से आपका सही हो जाएगा आंसर। ओके, यानी आंसर नंबर कौन सा? सी हो जाएगा राइट आंसर। जितने लोगों ने लगाया एक नंबर बढ़ाओ अपना। अब अगले आखिरी क्वेश्चन तक धीरे धीरे हम लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उल्का पिंड का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? सर स्टेटमेंट बताइए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, किसी पदार्थ का एक भाग है जो वायुमंडल में ही नष्ट हो गया और पृथ्वी पर नहीं गिरा। ये उल्का है क्या? ये उल्का पिंड है या उल्का है? सर ये उल्का है क्योंकि ये आकाश में ही गायब हो जाता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि चमकदार और गैसीय पुच्छ वाला धूमकेतु, तो धूमकेतु जब बोल ही दिए धूमकेतु तो ये कहां से उल्का पिंड हो जाएगा? ये नहीं है। किसी पदार्थ का एक ऐसा भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, ये आप बताएंगे सही है या गलत। ठीक। डी कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड, बिल्कुल नहीं, ये परिक्रमा नहीं करता है। ये किसी पदार्थ का एक छोटा सा भाग है जो पूरी तरीके से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाती है। नॉर्मली जो भी हमारे क्षुद्र ग्रह पट्टिका में घूमते रहते हैं, सूरज की परिक्रमा नॉर्मली करते रहते हैं। एक तरीके से देखें तो सबसे सिंपल, सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की बात कर रहा है। हालांकि डी को भी करें तो कुछ हद तक ये भी डिफाइन कर देगा। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने वाला छोटा सा चट्टानी पिंड, एस्टेरॉइड वगैरह होते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह, घूमते रह रहा है, पृथ्वी की कभी कक्षा में आ गया, पृथ्वी के आकर्षण बल की तरफ से खींचा गया और आकाश में आप लोग देखते होंगे आते आते गायब हो गया। यानी कि इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से रगड़ाव हुआ, घर्षण हुआ कि वो ऊपर ही पूरी तरीके से जल के खत्म हो गया। ये होता है उल्का। तो इसका तो बात नहीं की जा रही है। उल्का पिंड थोड़ा सा बच गया तो तुरंत आकर के क्या है, नीचे आकर के ब्लास्ट कर देगा। ये होता है हमारा उल्का पिंड जिसके बारे में बात की गई। सो द सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोग देख सकते हैं विकल्प सी सही है। नंबर तुरंत निकालिए। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, सौरकलंक के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बताता है वे सूर्य के चमकदार हिस्से के विपरीत काले नजर आते हैं, ऐसा है क्या? दूसरा है अपने परिवेश से अधिक गर्म है, अच्छा। और तीसरा बोलता है वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा के कारण उत्पन्न होते हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो और तीन, कौन सा सही है तुरंत बताइए। जब भी हम बात करेंगे अपने सूरज की, ठीक है, टेम्परेचर कितना है कोर का, ये आप लोग बताएंगे। सतह का तापमान कितना है, सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में आपको 5500 डिग्री सेल्सियस भी दिखाई देता है। दोनों सही है, कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी हमारी 5500 डिग्री सेल्सियस मानती है, तो इसको भी आप लोग मान लेंगे। यहीं पे होता है हमारा सौर कलंक या सौर धब्बा। यहां से क्या है, लपटें निकल करके जब आगे चली जाती हैं तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पृथ्वी पे दिखाई देती हैं। साइबेरियन पोर्शन में नॉर्मली दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और ये जो सौर धब्बा दिखाई देता है ये क्या है, नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो चमकदार हिस्से के विपरीत काले नजर आते हैं, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, काला नजर आता है सर। दूसरा अपने परिवेश से अधिक गर्म है। अरे गर्म कहाँ होते हैं, ये तो बल्कि बेचारा 1500 डिग्री सेल्सियस कम गर्म होता है। यानी यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस है तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम कर दो आप लोग तो यहाँ का टेम्परेचर दिखाई देगा। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा के कारण उत्पन्न होते हैं, हाँ ये सही है। यानी कि एक और तीन सही है, बाकी सबको तुरंत कटपीट लगा दो। जिसका जिसका सी सही है नंबर बढ़ा देना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सभी आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं डिग्री सेल्सियस से लेकर के। देखिए जो सारी चीजें आपके कंफ्यूज करते हैं, केल्विन में लिखा हो या डिग्री सेल्सियस में लिखा हो, सारी चीजें आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और इन सारी चीजों को, पूरी चीजों को आप लोग आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। जिसको जिसको पढ़ना है रोक के फोटो खींच लेगा। आखिरी
इसमें क्या है, कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है, सबसे पहले किस तरह का अणु आया था। एक नंबर का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। कार्बनिक मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये नहीं आया था। हीलियम आया था क्या, अभी आप बताएंगे। आणविक हाइड्रोजन हाइड्राइड आया था क्या, ये आप बताएंगे। आर्गन आइसोटोप आया था क्या, ये आप बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर क्या है ये आपके सामने रख दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग खुद करें, हालांकि आंसर आपको इसमें पढ़ लेंगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका एक का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में रखें। और इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी सीरीज को बताएंगे किस तरीके से कैसा लगा और आज की क्लासेस कैसी लगी, ये आप लोग अपना ओपिनियन देंगे। क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, इसको देख लीजिए। जितनी आपने पढ़ाई की है कहीं से भी, आप लोगों ने लूसेंट से पढ़ा होगा, हो सकता है किसी और बुक से पढ़ा होगा आप लोगों ने, हो सकता है आपने एनसीईआरटी की जो बुक आती है पूरी आपकी, वो सारी बुक आपने, एक ग्रीन बुक आती है उससे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी पूरी एनसीईआरटी पे बेस करके आती है, महेश बर्नवाल आई थिंक इससे रिलेटेड। तो ये सब कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लेना हो उन सारी चीज़ों का सोर्स ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इससे जो भी आपने पढ़ा है बस प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पे कीजिए। और अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट भी लिखा रहता है सर, पूरा स्वागत है, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। अभ्यास बैच आपकी शुभकामनाओं के साथ शुरू हुआ है, आपके सहयोग से ये टॉप पे जाएगा, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और आंसर जरूर करें हमारे लास्ट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच, शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।